please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन चाहे वो विधानसभा के हों, लोकसभा के हों, राज्यसभा के हों, फ्री होने चाहिए, फेयर होने चाहिए एंड विदाउट फियर होने चाहिए, बगैर डर के। लेकिन इस राज्यसभा में जो अभी हो रहा है, यहां तीनों चीजें लागू नहीं हो रही हैं। फ्री भी नहीं हो रहे, फेयर भी नहीं हो रहे, और डर और भय का माहौल जो पहले एक स्टेट में था, अब वो वेस्ट से साउथ पहुंच गया। वेस्ट में हमारे एमएलएज, उनका अपहरण हो रहा था, किडनैपिंग की कोशिश की गई, सारे तरीके इस्तेमाल हुए। और जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक रीजन से दूसरे रीजन में वेस्ट से साउथ लिए गए, और ये भय और खौफ और ये डर और अनफेयर प्रैक्टिसेस उनका पीछा वहां तक कर रहे हैं। इसका सीधा संबंध इन रेड का, माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, लीडर ऑफ द हाउस ने, कि एक व्यक्ति पर कर रहे हैं। ये व्यक्ति पे आप एक महीने बाद कर सकते थे, एक महीने पहले भी कर सकते थे। ये आज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहां उनका खाना देने या पूछने चले गया कि पार्टी से संबंध रखते हैं, तो आपने उसमें शक किया कि शायद पैसे बांट रहे हैं। पैसे बांटने का आरोप आपकी पार्टी पर है, हमारी पार्टी पर कोई आरोप बांटने नहीं है। वो तो आप बांट रहे हैं। जो आपकी पार्टी के लोग पैसे बांट रहे हैं, उन पे रेड करो। ये जो 15-15 करोड़ लोग 15 करोड़ ऑफर कर रहे हैं, उन पे उनके घर पे रेड करो, न कि उनके घर में। सर, ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने चाहिए एंड विदाउट फेयर होने चाहिए। ये इंश्योर करना पड़ेगा इस सदन को और इलेक्शन कमीशन को। ये इलेक्शन के दौरान, जब इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो रहा है, 3 दिन इलेक्शन को रहे, और डराने के लिए, धमकाने के लिए आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, स्टेट गवर्नमेंट की तमाम एजेंसियां इस्तेमाल की, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसियां इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देश में क्या हो रहा है? ये लोकतंत्र के खिलाफ। ये कैसा लोकतंत्र है? ये कैसी जमहूरियत? All right. ये तो बहुत गलत बात है। Now let me turn to 267. That's okay. All right. Over 267. I turn to 267. Notices under 267. Notice PL Punia. That is he can put up 0-hour notice. Then Sri Naresh Agarwal, rural patrol and regional patrol. Now please allow 0-hour. No, please. Not that good. I have a dozen notice of 0-hour submissions. I request the members, don't stand in their way. They have a right to raise their issues. This is unfair. No, this is unfair. Please go back please go back. No, I am not worried. Why do you block this? Hussain Dalwai, your 0-hour is there. Hussain Dalwai.
Your zero over is there. I am Hussain Dalwai. If you are not saying, I will call the next. Shoaib Malik. Shoaib Malik. Shoaib Malik, your zero over. Shoaib Malik, your zero over. Do you want to say? Your zero over. Shoaib Malik, your zero over. No. No. Shoaib Malik, you want, you can say your zero over. Yeah. यार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं स्ट्रॉन्ग लॉ टू रिस्ट्रिक्ट द चेक बाउंसिंग। मैं बचाता रहा अपना घर दीमकों से। No, your zero over. भ्रष्टाचारी कीड़े मुल्क खा गए। तो मैं आभारी हूं प्रधानमंत्री जी का, मैं आभारी हूं वित्त मंत्री जी का, जिन्होंने भ्रष्टाचार पे कड़ी चोट की। जनधन योजना, नोटबंदी और जीएसटी से भ्रष्टाचार पे कड़ी चोट हुई है। सर, बैंकिंग के लिए अच्छी व्यवस्था है कि अब बैंक से जो पिछले समय में लोग पैसा लेके डकार जाते थे, उनके खिलाफ बैंकिंग में तुरंत एक्शन है। पर एक वर्ग ऐसा है चेक बाउंसिंग का, जो लंबा कानूनी प्रक्रिया होने के कारण वो सुरक्षित हो जाते हैं, क्योंकि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है सेक्शन 138, उसकी लंबी प्रक्रिया है। उसके कारण लोगों में बहुत प्रवृत्ति है कि वो चेक बाउंस करवा देते हैं, जिसके कारण बहुत बड़ा भ्रष्टाचार होता है। सर, आज देश की अदालतों में 18 लाख से अधिक केस पेंडिंग है। सर, कई केस 5 साल से अधिक चेक बाउंसिंग के चल रहे हैं, और जो आदमी धोखा खा जाता है चेक बाउंसिंग से, वो सर निराश हो जाता है, क्योंकि इनके समय में चेक बाउंसिंग के लिए कोई कड़ा कानून नहीं आया। सो मेरा निवेदन सर ये है कि ये जो डिजिटल ट्रांसैक्शन, मैं सरकार की आभार प्रकट करूंगा कि डिजिटल ट्रांसैक्शन से भ्रष्टाचार पे कड़ी चोट आई है, और उसके लिए चेक की ऑथेंटिसिटी सुरक्षित करनी होगी। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से ये आभार करूंगा कि जो भ्रष्टाचार इन लोगों द्वारा फैलाया गया, जो लंबे समय तक इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया, उसमें जो चोट बजी है तभी चिल्ला रहे हैं। तो उस भ्रष्टाचार की कार्रवाई को जारी रखा जाए। भ्रष्टाचार पे कोई दबाव में सरकार को नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये सरकार आम आदमी की सरकार है, ये सरकार गरीब आदमी की सरकार है। तो मैं कहूंगा कि एक कड़ा कानून चेक बाउंसिंग पे बनाया जाए, ताकि चेक को अगर बाउंस कराते किसी के हाथ कांपे। Please. The shouting members. I request the shouting members to listen to me. I request the shouting members to listen to me. Ali Khan, now Rajani Patel. I request the shouting members to listen to me. You see, the matter, I admit, serious matter was raised by Anand Sharma. I allow, and the Honorable Minister replied to that, and then I allowed an LOP to have his full say. So matter is said, it is on record. Then, no, let me say. Let me complete. No, please, let me complete. No, let me complete. Let me complete, please. What I am saying is, you see, please give me 1 minute. If you feel there is some sense in what I am saying, then only you listen to me. You go by that. But please, please, you cannot talk like that. That is it. See, please, you cannot talk standing there. You should know the rule. You cannot talk standing like that. No, it is not my job.
No. You don't allow me to talk. You don't allow me to talk. You don't allow me to talk. No. No, I can't. No. I will have to take action against you. No, please allow me. No, please. Please. No. See, listen. You should understand the difficulty of the chair also. See, day before yesterday, we had given short notice, 0 hours submission. All of them could not be taken up. Yesterday, we had admitted 14. As of today, as of now, they have taken him to his residence and there is no tax official at the resort. No search at the resort has taken place. No search on any MLA has taken place. A particular minister of Karnataka was being searched. Since he had gone and parked himself in the resort certainly is not an immunity area where he can get an immunity from the laws. And therefore, they have gone there to take him to his residence. He has been now taken to his residence and is being interrogated at his residence. I request you to go back. House is adjourned for 10 minutes. House is adjourned for 10 minutes. तो आयकर विभाग की छापेमारी पर राज्यसभा को 10 मिनट के लिए स्थगित किया गया। आपको बता दें कि कांग्रेस के तमाम सांसद वहां पर हंगामा कर रहे थे, वेल तक पहुंच गए थे। साफ यहां पर गुलाम नबी आजाद का कहना था जो चुनाव होते हैं उसे फ्री फेयर के साथ होना चाहिए, लेकिन इस तरीके के चुनाव नहीं हो रहे थे और इसी का विरोध यहां पे कांग्रेस के नेता कर रहे थे। आइए आपको सुनाते हैं कि कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने राज्यसभा में क्या कहा। माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, लीडर ऑफ द हाउस ने, कि एक व्यक्ति पर कर रहे हैं। ये व्यक्ति पे आप 1 महीने बाद कर सकते थे, 1 महीने पहले भी कर सकते थे। ये आज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहां उनका खाना देने या पूछने चले गया है कि पार्टी से संबंध रखते हैं, तो आपने उसमें शक किया कि शायद पैसे बांट रहे हैं। पैसे बांटने का आरोप आपकी पार्टी पर है, हमारी पार्टी पर कोई आरोप बांटने नहीं है। वो तो आप बांट रहे हैं। जो आपकी पार्टी के लोग पैसे बांट रहे हैं उन पे रेड करो। ये जो 15 करोड़ लोग 15 करोड़ ऑफर कर रहे हैं उन पे रेड, उनके घर पे रेड करो, न कि उनके घर में। सर, ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने चाहिए एंड विदाउट फेयर होने चाहिए। ये इंश्योर करना पड़ेगा इस सदन को और इलेक्शन कमीशन को। ये इलेक्शन के दौरान जब इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो रहा है, 3 दिन इलेक्शन को रहे और डराने के लिए, धमकाने के लिए आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, स्टेट गवर्नमेंट की तमाम एजेंसियां इस्तेमाल की, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसियां इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देश में क्या हो रहा है? ये लोकतंत्र के खिलाफ है। ये कैसा लोकतंत्र है? please allow 0 hour. Please. तो कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री के ठिकानों पर छापे के बाद राज्यसभा में कांग्रेस ने जमकर हंगामा दिया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हंगामे की। सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए गए। कांग्रेस के नेता वेल में आकर खड़े हो गए और नारेबाजी की। कांग्रेस ने छापेमारी के समय पर सवाल खड़े किए और कहा कि खरीद फरोख्त करने वालों पर छापे मारे जाने चाहिए। इसी बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जिस रिजॉर्ट में गुजरात के कांग्रेस विधायक रुके हैं वहां कोई छापा नहीं पड़ा है। As of today, as of now, they have taken him to his residence and there is no tax official at the resort. No search at the resort has taken place. No search on any MLA has taken place. A particular minister of Karnataka was being searched. Since he had gone and parked himself in the resort certainly is not an immunity area where he can get an immunity from the laws. And therefore, they have gone there to take him to his residence. He has been now taken to his residence and is being interrogated at his residence. माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, लीडर ऑफ द हाउस ने,
कि एक व्यक्ति पर कर रहे हैं। ये व्यक्ति पे आप 1 महीने बाद कर सकते थे, 1 महीने पहले भी कर सकते थे। ये आज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहां उनका खाना देने या पूछने चले गया कि पार्टी से संबंध रखते हैं, तो आपने उसमें शक किया कि शायद पैसे बांट रहे हैं। पैसे बांटने का आरोप आपकी पार्टी पर है, हमारी पार्टी पर कोई आरोप बांटने नहीं है। वो तो आप बांट रहे हैं। जो आपकी पार्टी के लोग पैसे बांट रहे हैं उन पे रेड करो। ये जो 15-15 करोड़ लोग 15 करोड़ ऑफर कर रहे हैं, उन पे रेड, उनके घर पे रेड करो, न कि उनके घर में। सर, ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने चाहिए एंड विदाउट फेयर होने चाहिए। ये इंश्योर करना पड़ेगा इस सदन को और इलेक्शन कमीशन को। ये इलेक्शन के दौरान जब इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो रहा है, 3 दिन इलेक्शन को रहे और डराने के लिए, धमकाने के लिए आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, स्टेट गवर्नमेंट की तमाम एजेंसियां इस्तेमाल की, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसियां इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देश में क्या हो रहा है? ये लोकतंत्र के खिलाफ है। ये कैसा लोकतंत्र है? आयकर विभाग ने इधर कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री डीके शिव कुमार के घर और उनके दूसरे ठिकानों पर आज सुबह छापे मारे। आयकर विभाग ने उस रिजॉर्ट में छापे मारे जहां गुजरात के कांग्रेस विधायक रुके हैं। मंत्री शिव कुमार को ही विधायकों की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। हालांकि आयकर विभाग ने यह साफ कर दिया है कि गुजरात के कांग्रेस विधायकों का उस रिजॉर्ट में रुकना महज एक संयोग है और उनकी कार्रवाई गुजरात के विधायकों से उसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि छापे की तारीख पहले से ही तय कर ली गई थी। दिल्ली में छापों के दौरान शिव कुमार के घर से 5 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री डीके शिव कुमार के घर आज सुबह इनकम टैक्स का छापा पड़ा। इनकम टैक्स का मानना है कि नोटबंदी के बाद ये मामला इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। उस सिलसिले से आज 4 जगहों पर छापा पड़ा है और दिल्ली के मकान से 5 करोड़ बरामद भी हुए हैं। कुछ कागजात डीके शिव कुमार डिस्ट्रॉय करने वाले थे, लेकिन उसको भी लिया जा रहा है। यहाँ पर ईगल्टन रिजॉर्ट पर जहाँ पर गुजरात के एमएलएस आए हुए हैं, उनको उस मामले से लेकर इस मामले पे कोई लिंक नहीं है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रही है, लेकिन कांग्रेस इसको मानने के तैयार नहीं है। ये कह रही है कि ये बीजेपी सरकार का सिले उन पर दबाव है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कि कांग्रेस एमएलए और उनके मिनिस्टर पर दबाव बनाए पड़े। अरुण सिंह हमारे सहयोगी इस पर विस्तार से जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, बीजेपी की अपनी दलील है, जवाब दे चुके हैं वित्त मंत्री, लेकिन कांग्रेस का अपना यहां पर कहना है इतनी जल्दी ये मामला थमता नजर नहीं आ रहा है। सदन भी इसके चक्कर में स्थगित हो गया 10 मिनट के लिए। अरुण, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है अरुण तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन हम आपको ये खबर दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो तलाशी है विधायकों के कमरों की वो की गई। ये यहाँ पर कहना है, अब कांग्रेस का आरोप है बीजेपी पर कि बीजेपी पैसे बांट रही है, खरीद फरोख्त कर रही है। ये गुलाम नबी आजाद ने यहाँ पर आरोप लगाया, साफ तौर पर यह कहा कि डराने धमकाने की कोशिश हो रही है बीजेपी के ओर से। जबकि उधर साफ तौर पर जब जवाब दिया वित्त मंत्री ने इस बात का, तो उन्होंने इनकार किया इस बात से। और इस वक्त एक और अहम खबर विक्रांत यादव हमें दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर कश्मीर घाटी में पत्थरबाजों पर लगाम लगाने की केंद्र सरकार और सुरक्षा बलों की कोशिश पर सवाल उठाया है। फारूक ने पत्थरबाजों की तरफदारी करते हुए कहा कि स्थानीय लोगों को मारकर राष्ट्रवादी पार्टियों को मारने का काम किया जा रहा है। कल पुलवामा के मुठभेड़ के दौरान लश्कर कमांडर अबू दुजाना और उसके साथी के मारे जाने के बाद हुए हंगामे के दौरान एक पत्थरबाज की मौत हो गई थी, जबकि आज भी एक पत्थरबाज की मौत हुई है, जिसके बाद आज फारूक अब्दुल्ला पत्थरबाजों की तरफदारी करते हुए नजर आए। तो कब तक बच्चों को मारोगे, फारूक अब्दुल्ला का यह कहना था। पत्थरबाजों की तारीफ करते हुए यहां पर नजर आए फारूक अब्दुल्ला। हुर्रियत ने कॉल किया सिविलियंस के मारे जाने के मामले में आज कश्मीर बंद की।
सिविलियन को मारेंगे तो बंद तो होगा ही। अब कब तक आप सिविलियंस को मारते जाएंगे? ये तो गलत बात है। आप नेशनलिस्ट पार्टीज को तो मार रहे हैं सिविलियंस को मारकर। लेकिन सरकार का कहना है कि उसके निशाने पर सिर्फ पाकिस्तान और हुर्रियत जो देश विरोधी काम कर रहे हैं वो लोग। उस बच्चे को क्यों मार दिया? आज एक और मार दिया, कल एक मार दिया। कब तक बच्चों को मारते जाओगे आप? कैमरा नवीन बंसल के साथ विक्रांत यादव, न्यूज़ 18 इंडिया। और अब आगे देखिए समझने वाली बात। तो सरकार के बड़े कदम पर घमासान मचा हुआ है। हर महीने एलपीजी सिलेंडर के दाम 4 रुपए बढ़ाने वाले कदम पर। तब तक बढ़ेंगे जब तक कि सब्सिडी वाले सिलेंडर और बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत एक ना हो जाए। इसी को लेकर घमासान है। मतलब अब आपको रसोई का खर्च आपका बढ़ने वाला है, जो विपक्ष कह रहा है कि बोझ पड़ने वाला है। तो अगर ये फैसला इस तरह से चला तो हर महीने एलपीजी सिलेंडर के दाम 4 रुपए बढ़ेंगे। सरकार की एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी को खत्म करने की योजना है। इस हिसाब से कंपनियों को हर महीने सब्सिडी वाले 14 किलो 200 ग्राम के एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ाने का आदेश दे दिया गया है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में एलपीजी सिलेंडर के बारे में इस नए आदेश की जानकारी दी। एलपीजी कंपनियों को जून में ही इस बात की जानकारी दे दी गई थी, ऐसी खबर है। 1 जून 2017 से कंपनियों को इसे लागू करने को कहा जा चुका है। तो मतलब कि अब हर महीने एक सिलेंडर पर 4 रुपए दाम बढ़ जाएंगे। सरकार की ये योजना है कि मार्च 2018 तक रसोई गैस पर दिए जाने वाली सब्सिडी को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। हर महीने 4 रुपए दाम बढ़ाने वाले इस आदेश को 30 मई 2017 को ही पास कर दिया था, ऐसी खबर है। इससे पहले यानी 1 जुलाई 2016 को सरकार ने कंपनियों से हर महीने 2 रुपए दाम बढ़ाने को कहा था। यह आदेश भी 14.2 किलो के सब्सिडी वाले सिलेंडर को लेकर ही था। जुलाई 2016 से अब तक कंपनियों ने 10 बार दाम बढ़ा भी दिए हैं, लेकिन इस 2 रुपए की बढ़ोतरी को अब हर महीने 4 रुपए कर दिया गया है। तो सरकार एलपीजी ग्राहकों को एक साल में सब्सिडी वाले 12 सिलेंडर देती है, जिसके लिए हर सिलेंडर पर 86 रुपए की सब्सिडी देती है। यानी एलपीजी ग्राहकों को सब्सिडी के तौर पर एक सिलेंडर पर 86 रुपए की छूट मिलती है। इसी बीच परिवार को अगर 12 से ज्यादा सिलेंडर की जरूरत पड़ जाए तो साल में, तो उन्हें बाजार भाव पर कीमत देनी होती है। देश में एलपीजी गैस सिलेंडर के ग्राहक 21 करोड़ से ज्यादा हैं, जिनमें 18 करोड़ से ज्यादा लोग, 21 करोड़ ग्राहक हैं जिनमें 18 करोड़ से ज्यादा लोग सब्सिडी वाली गैस सिलेंडर वाला सिलेंडर लेते हैं। बिना सब्सिडी वाले एलपीजी गैस सिलेंडर खरीदने वाले करीब 2.5 करोड़ लोग हैं। इसका मतलब यह कि ज्यादातर लोग सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर का ही इस्तेमाल करते हैं। यहां भी एक समझने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आने वाले लोगों की सब्सिडी जारी रहेगी। उज्ज्वला योजना के तहत 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को सब्सिडी वाला सिलेंडर दिया जाता है। पीएम मोदी ने गरीब परिवारों के लिए मई 2016 में उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी, जिसमें 5 करोड़ बीपीएल परिवार यानी गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को सब्सिडी वाले रसोई गैस के सिलेंडर देने का लक्ष्य रखा गया। तो इन 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए सब्सिडी जारी रहेगी। यानी गरीबी रेखा से ऊपर के लोगों के लिए सिलेंडर हर महीने 4 रुपए महंगा होता है। दरअसल पहले भी सिर्फ उन्हीं परिवारों को सब्सिडी मिलती थी जिनकी आमदनी सालाना 10 लाख से कम हो, और 10 लाख से कम आमदनी वाले परिवार को भी सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर साल में सिर्फ 12 ही मिलते थे। इसके बाद अगर ज्यादा सिलेंडर की जरूरत होती थी तो बाजार भाव पर ही खरीदना पड़ता था। तो फिर इस दायरे में आने के बाद हमारी जेब से कितना पैसा जाएगा, इसके लिए हमें कुछ शहरों के गैस सिलेंडर के दाम को देखना पड़ेगा। जैसे दिल्ली में सब्सिडी वाले 14 किलो 200 ग्राम के एक एलपीजी सिलेंडर का दाम करीब 480 रुपए है, और बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर का दाम है 524 रुपए, मतलब कि 44 रुपए की सब्सिडी है। तो फिर अगले महीने यानी सितंबर में जो सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर है उसका दाम 484 रुपए हो जाएगा, और फिर उसी तरह हर महीने उसके दाम में 4 रुपए बढ़ते रहेंगे। ये बढ़ोतरी तब तक होगी जब तक कि सिलेंडर की कीमत बिना सब्सिडी वाले दाम के बराबर ना हो जाए।
मतलब कि उन सभी ग्राहकों को 524 रुपए में ही एलपीजी सिलेंडर मिलेगा उस वक्त। इसी तरह अगर हम मुंबई को भी देखें तो 482 रुपए माफ कीजिए में वहां सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर मिलता है और बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर 502 रुपए में मिलता है, मतलब कि 20 रुपए की सब्सिडी है वहां पर। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर एलपीजी सिलेंडर के दाम 502 रुपए ही रहे तो 5 महीने तक रसोई गैस के दाम 4 रुपए बढ़ते रहेंगे और फिर उसके बाद सभी एक समान एलपीजी सिलेंडर के लिए कीमत चुकाएंगे। अगर एक घर में साल में 12 सिलेंडर की जरूरत होती है तो अभी जो सब्सिडी के साथ जो सिलेंडर कोलकाता में आज हमें 483 रुपए का मिल रहा है, वही सिलेंडर हमें 543 रुपए का खरीदना पड़ेगा, क्योंकि आज की तारीख में कोलकाता में बिना सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर का दाम 543 रुपए। हमें 60 रुपए की सब्सिडी मिल रही है वहां, जो कि आने वाले दिनों में खत्म हो जाएगी। मतलब कि एक तय समय के बाद हमें हर महीने 60 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे, जिससे हमारे घर का बजट भी बिगड़ सकता है 60 रुपए ज्यादा से। 12 महीने में हर महीने के हिसाब से 60 रुपए ज्यादा, सालाना 720 रुपए ज्यादा। मतलब ये हुआ कि रसोई के बजट में कोलकाता के एक परिवार को सालाना 720 रुपए ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। यहाँ पर एक बात यह भी है कि हर राज्य में गैस सिलेंडर की कीमत अलग अलग होती है, क्योंकि डीजल, पेट्रोल और एलपीजी जैसी चीजें अभी जीएसटी के दायरे में नहीं है। लेकिन फिर भी जीएसटी का असर पहले से ही रसोई गैस का बजट बिगाड़ चुका है। जीएसटी से पहले अलग अलग टैक्स लगता था। एलपीजी पर देश भर में उत्पाद शुल्क भी नहीं लगता था। वैट या बिक्री कर भी अधिकतर राज्यों में नहीं लगता था। उत्पाद शुल्क नहीं लगता था, वैट नहीं लगता था, बिक्री कर नहीं लगता था, और जिन राज्यों में लगता था उनमें भी ज्यादा से ज्यादा 5% ही लगता था। लेकिन जीएसटी की वजह से केंद्र और राज्य के कई टैक्स एक साथ आ गए। भले ही पेट्रोलियम वाली चीजें इसके दायरे से बाहर हैं, लेकिन सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर पर 5% टैक्स लगाया गया। ऐसे में जिन राज्यों में वैट नहीं लगता था या 5% से कम था, वहां एलपीजी का दाम पहले से ही सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम 446 रुपए से बढ़कर 479 रुपए हो गए। कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री पर आयकर की छापेमारी पर राज्यसभा में कांग्रेस ने जोरदार हंगामा किया। कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री डी.के. शिव कुमार के बेंगलुरु और दिल्ली के घर पर छापे में 5 करोड़ रुपए बरामद। कांग्रेस ने कर्नाटक में मंत्री के घर छापे पर कहा कि आयकर अधिकारी अमित शाह के घर के नौकर की तरह बर्ताव कर रहे हैं। इनकम टैक्स के अधिकारी या ईडी या सीबीआई तो अमित शाह के घर के घरेलू नौकर की तरह काम कर रहे हैं। लश्कर के कमांडर दोजाना को ढेर किए जाने के बाद अब अबू इस्माइल कश्मीर घाटी का नया कमांडर बनाया गया है। आतंकी फंडिंग मामले में सैयद अली शाह गिलानी का बेटा पूछताछ के लिए दिल्ली में एनआईए दफ्तर पहुंचेगा। हुर्रियत नेताओं के इशारे पर काम करने के आरोप में घिरे वकील देवेंद्र बहल से एनआईए दिल्ली में पूछताछ करेगी। भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाउद्दीन का आतंकी मानने से इनकार किया। उत्तर प्रदेश में सभी शादियों के रजिस्ट्रेशन के फैसले को योगी कैबिनेट ने मंजूरी दी। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक नीतीश के 29 में से 22 मंत्रियों पर आपराधिक मामले। लालू यादव ने ट्वीट कर नीतीश से पूछा कि मंडल कमीशन लागू कराने में उनकी क्या भूमिका थी। आरबीआई की आज होने वाली मौद्रिक समीक्षा बैठक में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद। मध्य प्रदेश के बैतूल में गौ तस्करी के आरोप में पुलिस वालों के सामने 2 लोगों को जमकर पीटा गया। राजस्थान के जोधपुर के नांदरी गौशाला में रोजाना 20 गायों की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने हंगामा किया। राजस्थान के जालौर में बाढ़ प्रभावित इलाकों में हेलीकॉप्टरों से राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बाढ़ की वजह से नियंत्रण रेखा के पास भारी नुकसान हुआ।
दिल्ली के अंबेडकर नगर में छेड़खानी का विरोध करने पर एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पाकिस्तान में इमरान खान पर अश्लील मैसेज भेजने का आरोप लगाकर उनकी पार्टी की नेता आयशा गुलाली ने इस्तीफा दे दिया। अफगानिस्तान के हेरात में शिया मस्जिद पर हुए हमले में 29 लोगों की मौत हो गई।